आज लगभग 1 साल आपके कार्यकाल का पूरा हो रहा है MD/CEO बनकर। 40 साल पहले आपने जब शुरुआत की थी अपने करियर की LIC के साथ, क्या कहीं दूर दूर तक रिमोट ऐसा ख्याल था कि मैं LIC का MD/CEO भी बनूंगा कभी? नहीं, 40 साल के पहले जब हमने LIC में ज्वाइन किए थे, मैं ज़रूर ये कहीं नहीं बोल सकता था कि हम CEO बने, मगर हमारा उम्मीद है कि इसके बहुत आगे बढ़ना चाहिए हमको। ये संस्था के साथ हमको बहुत कुछ करने का एक उम्मीद था। जब हमने दूसरे बार LIC में 1989 में ऑफिसर के रूप में वापस LIC में ज्वाइन करने का मौका मिला, एक स्टाफ कैंडिडेट के रूप में, उस समय हमको ये भरोसा लगने लगा कि हम इसमें ऊपर तक पहुंच सकते हैं। ये तो हर कोई कर्मचारी का उम्मीद है, हर कोई का होप है, उसी के साथ हमें आगे बढ़ के आए। आई एम श्योर सर, अगर आप एक शुरुआत से एक कर्मचारी के तौर पर 40 साल में अगर आप सबसे ऊंची पोस्ट पर आ सकते हैं, तो ये LIC के बाकी सारी एम्प्लॉयज के लिए भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आप मेहनत और डट कर काम करें तो आप भी पहुंच सकते हैं। हाँ जी, ये दूसरा ये है, ये संस्था ऐसा मौका देती है, ये बहुत। सर आपने एक भरोसे की बात की। देखिए, LIC पर LIC के पॉलिसी होल्डर्स का भरोसा तो सदियों से है, दशकों से है, हमको सबको पता है, आपको पता है, 70 साल हो गए इस बात को। लेकिन निवेशकों का ये भरोसा कि 31,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल आप लेकर आए और ऐसे बिना किसी परेशानी के ऐसे निकल जाए कि बस पता ही ना चले और लोग करेंगे हाँ ये जी हाँ हम खरीदना चाहते हैं आपके शेयर, ये रेस्पॉन्स कहाँ से आया है? नहीं, हम 4 साल पहले भाई LIC का IPO गवर्नमेंट ने लाई थी जी। उस समय हमको ये नई चीज़ थी, निवेशकों के पास जाना और LIC के नाम पे पैसा इन्वेस्ट कराने के लिए कोशिश करना, ये नया चीज़ थी। मगर पिछले 4 सालों से में हम ये देखे आए हैं कि निवेशकों की जो होप और भरोसा थी वो बढ़ते आए। खास करके पिछले 3-4 महीने में जब हम इन्वेस्टर्स के साथ मिलने का एक पूरा कोशिश किया और LIC के बारे में बताने के एक राउंड ऑफ रोड शोज करने का प्रयास किए थे, उस समय हमको ये पता चला कि निवेशकों LIC के बारे में बहुत जानते हैं और उनका भरोसा बहुत ज़्यादा थी। तो हमारा जो डिस्कशंस चल रही थी उसके द्वारा हमको ये पता चला कि जितने भी बड़ा OFS हो सकता है उसके लिए मार्केट में एपेटाइट है, मार्केट में उसके लिए एक बहुत वेलकम फीचर था। तो ये भरोसा गवर्नमेंट को भी मिली और हमको भी लगा कि एक बड़े OFS आसान से हो सकता है। सर आपने सही कहा कि रोड शोज में आपको पता चला होगा इन्वेस्टर्स का फीडबैक कैसा है, सबको पता है LIC में बड़ा पोटेंशियल है। मुझे भी लगता है, मैंने भी जब OFS आया था बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड किया था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पोटेंशियल कितना है, कि LIC की एक्चुअल वैल्यू कितनी ज़्यादा हो सकती है। वो लोग अभी भी अपना अपना अनुमान लगाते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स 4 साल पहले ऑफर फॉर से IPO में पैसा लगाए हैं, अभी भी उनकी प्राइस से थोड़ा सा नीचे, उसके बाद एक पे एक बोनस आपने दिया, 475 रुपए के आसपास उनकी कॉस्ट होती है, उसके करीब पहुंच रहा है LIC का शेयर। उन शेयर होल्डर्स को क्या सलाह देंगे जो 4 साल से LIC के साथ जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हम भी बड़ा पैसा बनाएंगे? हम पहला चीज़ ये था कि मार्केट में ज़्यादा फ्लोट LIC के शेयर्स नहीं थी जी, तो इसलिए इसका वैल्यू अनलॉक होना मुश्किल था जी। अगर आप मार्केट में बाकी जो लिस्टेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां के साथ इसको कंपेयर करेंगे, हमको लगता है इसका शेयर शायद 50% की आसपास इसका ट्रेडिंग हो रही है। आप ले लो EV टू मार्केट कैप, नए तो हमारा प्राइस टू अर्निंग कुछ भी रेशियो ले ले, हमारा अगर बाकी कंपनियों जैसे वैल्यूएशन हो सकता है तो इसका वैल्यू बहुत बढ़ना चाहिए, ये हमारा उम्मीद है। शायद इसका लो फ्लोट सिर्फ 3.5% की ऑफलोडिंग हुई थी IPO के टाइम पे। अभी गवर्नमेंट ने एक बड़ा OFS के साथ आके इसको 10% तक लेके गए हैं। तो हमारा यही उम्मीद है कि आगे जाते हुए इसका वैल्यू और ज़्यादा बढ़ सकती है। विश्व में बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों में से आप एक हैं, क्या अगले बड़े प्लान, 70 साल का तो नहीं पूछूंगा लेकिन 7 साल का आपसे पूछ सकता हूँ, LIC अगले 5-7 साल में बड़ा क्या करने वाली है? नहीं, पहला चीज़ ये है कि हमारा जो भारत में जो चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस है उनकी पूरी तरफ मीट करने का प्रयास रहेगा। एक
जनजी और ये नए नौजवानों के लिए भी मनपसंद जो उनके लिए जो ज़्यादा बेनिफिट देने वाले प्रोडक्ट्स को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी जो काम करने के तरीका है उसके हिसाब से हम कॉरपोरेशन को एक डिजिटल फर्स्ट की संस्था के रूप में हम ट्रांसफॉर्म करने का पूरा कोशिश में लगे हैं। ये पिछले 1-2 साल से हम ये इसका प्रोजेक्ट हमने चालू किए हैं। प्रोजेक्ट डाइव करके डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट करके एक प्रोजेक्ट है ये। इसके ऊपर हम पूरा हमारा फोकस देंगे ताकि LIC का फंक्शनिंग जो रहेगा ये एक न्यू एज ऑर्गेनाइजेशन जैसे 70 साल के तो ऑर्गेनाइजेशन तो है, फिर भी यंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो यंगस्टर्स की जो काम करने का तरीका है उस तरीके से इसका भी हम चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये रहेगा प्रोडक्ट्स जो आगे वाले ज़माने के लिए जो बहुत कामयाब रहेगा यंगस्टर्स के लिए, और अभी नया सर्कमस्टांसेस में जो जिस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होगी उसके ऊपर भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो एक दूसरा चीज़ उसके ऊपर ही रहेगा। सर, LIC की सबसे ज़्यादा ताकत जो रही उनके पॉलिसी होल्डर्स रहे हैं और हमेशा उनका भरोसा रहा है कि क्लेम सेटलमेंट जो है LIC का सबसे बेस्ट होता है। लेकिन इस पूरी ताकत में एक और बड़ा योगदान रहा है आपके एजेंट्स का भी, जितना बड़ा नेटवर्क एजेंट्स का आपका है। अब जो बार बार नियमों में बदलाव की बातें हो रही है, कुछ ट्रांसपेरेंसी इस तरफ लाई जा रही है कि हो सकता है एजेंट्स को क्या कमीशन मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उसे डिस्क्लोज किया जाए, कमीशंस में लगातार कमी आने के संकेत हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या एजेंट्स बिजनेस पर किसी तरह का इम्पैक्ट आ सकता है या फिर LIC इस तरह के परिवर्तन के लिए अपने एजेंट्स को और अपने आप को तैयार कर रही है? ये एक चीज़ तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि LIC को जो यहाँ तक लाने का जो प्रयास था उसमें जितने पॉलिसी होल्डर्स की सपोर्ट थी उसके इक्वली हमारा पूरा एजेंट्स की सपोर्ट भी है। राइट। एक तरफ से एजेंट्स, दूसरी तरफ हमारा कर्मचारियों, तीसरी तरफ हमारा पॉलिसी होल्डर्स, ये ट्रायंगल बन के हम इसको स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। एजेंट्स जो हैं जो पूरे भारत में कोने कोने तक जाके कस्टमर्स को LIC के बारे में बता के LIC में कस्टमर्स को शामिल कराने भाग लेने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। हम ये भी करके आए हैं कि जो कमीशन हम दे रहे हैं वो रेगुलेशन के हिसाब से और जो नियमों के हिसाब से पूरी तरफ से कंप्लायंट रूप में हम काम करके आए हैं। अभी अगर अब जो 25 के ऊपर हमारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इनका अगर तुलना आंकड़े आप देखेंगे तो सबसे कम कमीशन रेशियो, कमीशन टू प्रीमियम रेशियो जो रहेगा वो LIC के रहेगी। तो हमारा ये उम्मीद है जो भी नियमों में परिवर्तन लाया जाएगा उसका असर LIC की ऊपर ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। एक कुछ तो असर पड़ेगा, ये तो हम सब जानते हैं, मगर हम जिस तरह से हमने काम करके आए हैं हमारे ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर जितना भी चेंजेस आएगा उसको भी पूरी तरह से पालन करके हम एक उसके हिसाब से हमारा वर्किंग स्टाइल को चेंज करके लेके जाने का पूरा कोशिश हमारा रहेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा एजेंट्स भी इसके लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि पूरी तरह से जानते हैं कि ये लाइफ इंश्योरेंस जो है भरोसे के ऊपर बनती है। परफेक्ट। और दूसरा चीज है ये रिलेशनशिप के ऊपर बन के आई। एजेंट कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप और ऑर्गेनाइजेशन एजेंट रिलेशनशिप, ये तीनों तगड़ा रूप में हम बना के आए हैं। तो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग में एजेंट्स को बहुत बड़ा भूमिका है। हम आगे जाते हुए इसको और स्ट्रेंथन कराने की कोशिश करेंगे। सर, एक चीज और है कि ये सब अब तक की आपकी कोर स्ट्रेंथ रही, लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली प्राइवेट प्लेयर्स है। LIC का फोकस कहाँ है? क्या LIC को लगता है कि मेरा मार्केट शेयर है वो मेंटेन रहना चाहिए या बढ़ना चाहिए, या ठीक है हम इतने बड़े हैं, पहले प्राइवेट प्लेयर्स आने के पहले तो 100% अमित है, तो थोड़ा मार्केट शेयर चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रहना चाहिए। आप दोनों में कहाँ फोकस कर रहे हैं? नहीं, हम तो सिर्फ ये बोलेंगे कि हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ कंटिन्यूसली रहना चाहिए। ओके। मार्केट में नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ेंगे तो मार्केट शेयर का कम होना ही होना है। आप जैसे बता रहे थे एक टाइम पे हमारा 100% मार्केट शेयर थी, अगर एक भी कंपनी दूसरे आए एक पॉलिसी भी बेचे तो मार्केट शेयर कम होना ही है। राइट। और अभी तो खास करके 100% FDI लाया गया है और उसके ऊपर और भी नए ज्यादा कंपनियां आने की उम्मीद है। तो अब जब नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ेगी तो मार्केट शेयर थोड़ा कम होने का पॉसिबिलिटी है। हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि हमारा ग्रोथ एक सस्टेनेबल तरीके में और एक प्रॉफिटेबल तरीके में होना चाहिए। तो वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन
प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सर LIC का अपने आप में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, चाहे इक्विटी का हो चाहे डेट का हो, और किसी भी म्यूचुअल फंड के मुकाबले में बहुत बड़ी साइज़ है, आप मार्केट मूवर भी हैं, और आमतौर पर LIC के जो शेयर होल्डर्स उनको जो बोनस का बेनिफिट मिलता है उसमें से काफ़ी कुछ हिस्सा वहाँ से आता है, लेकिन पिछले 2 साल से मार्केट में पैसा बहुत बना नहीं है, राइट। और आमतौर पर हम LIC को इसलिए जानते हैं कि अगर मार्केट बहुत ख़राब है तो सिर्फ LIC है जो खड़ा रहता है खरीदने के लिए, और बड़ी तेज़ी में जब सबको लेना होता है तो LIC प्रॉफिट बुक करता है। इस वक्त LIC की क्या अप्रोच है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर, मार्केट को लेकर? नहीं, एक्चुअली आप जो बता रहे थे उसी तरह से हमने हमारा प्रदर्शन करके आए हैं कि एक कॉन्ट्रारियन अप्रोच होता है हमारा। जी। जब भी मार्केट में फॉल होती है या डिप होती है तो हम खरीदते हैं, और जब भी मार्केट अच्छी तरह से बढ़ाती दिखाती है तो हम उसका प्रॉफिट कस्टमर्स को लेके जाने के लिए थोड़ा एनकैश करना पड़ता है। तो वी बाई इन डिप्स एंड सेल इन अप्स, दैट इज हाउ वी कीप डूइंग। अगर इसके लिए एक चीज़ है हमारा साइज आप जानते हैं 57 लाख करोड़ के ऊपर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो वी हैव द कैपेसिटी टू स्टेडी द मार्केट व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। मगर हमारा फोकस इसके ऊपर रहेगा कि पॉलिसी होल्डर्स मनी उसको पूरी तरफ सुरक्षित रखना कैसा है, उसको अच्छा रिटर्न कैसा दे सकते हैं जी। हर प्रोडक्ट में एक अंडरलाइंग रिटर्न असम्पशन है, वो रिटर्न के वो असम्पशन के ऊपर हमारा उस प्रोडक्ट के अंदर हम रिटर्न देना है। तो जिस मार्केट हमको इसमें लिए कामयाब आएगी उसके ऊपर हम फोकस करके आएंगे। अगर अभी एक भी मौका हमको मिला है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ने से, तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में भी अच्छा रिटर्न कस्टमर्स को दे सकते हैं। और तीसरा चीज़ ये है कि विद प्रॉफिट्स प्लान है और पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स पूरी तरफ से गारंटीड होते हैं, राइट। तो उनमें हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाएंगे, करेक्ट। तो पार्टिसिपेटिंग बिजनेस जो है उनमें हमको रिटर्न बोनस के रूप में ज़्यादा देना है। तो पार्टिसिपेटिंग बिजनेस के प्रीमियम के हम ज़्यादा डेट के साथ साथ इक्विटी में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर गारंटीड प्रोडक्ट्स में हमको खास करके डेट में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। बिल्कुल। 57 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो आपका, और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप इस पोर्टफोलियो की साइज को समझना चाहते हैं, पूरी हिंदुस्तान की जितनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका पोर्टफोलियो साइज है 85 लाख करोड़, 85 लाख करोड़। अकेले LIC का उसमें शामिल नहीं है, अलग से उनके बराबर 57 लाख करोड़, यानी कि कितना कम फर्क है, 30 लाख करोड़ का मुश्किल से फर्क है। ये इतना बड़ा पोर्टफोलियो LIC अपने आप मैनेज करती है। आइए सर, अब पोर्टफोलियो की बात निकली तो कुछ 1-2 ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं LIC की जिसमें LIC को बड़ा पैसे बनने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उस पर आपसे बात की जाए। पहला, NSE का IPO आ रहा है, आपकी बड़ी स्टेक है, जो मैंने सुना है, सही गलत है आप बताएं, कि LIC को वो स्टेक फिलहाल बेचने का मन नहीं है। क्यों सर, कुछ बड़ा पैसा बनते हुए दिख रहा है LIC को NSE में? नहीं, NSE इज नॉट रेजिंग कैपिटल, ये OFS है, ये OFS है ताकि वो रेगुलेशन की कंप्लायंट बने। तो उसको सक्सेस करने के लिए कितना चाहिए थी, उतना में अगर कोई दिक्कत हुआ होती तो LIC उसमें शामिल हो। अच्छा, दूसरे इन्वेस्टर्स दे रहे हैं तो ठीक है, दूसरे इन्वेस्टर्स इसको एनकैश करने के लिए तैयार हैं, तो जितना चाहिए उतना कम मिल गया, तो LIC ने ये सोचा कि इसको बेचने की बजाय तो इसको देखेंगे अगर इसमें और आगे बढ़ाने की इसका ये भारत के सबसे बड़ा एक्सचेंज है जी, और 80% की इक्विटी में और 90% डेरिवेटिव्स में उनका शेयर है, तो ये आगे जाना ही है। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इसका शेयर, और ये भी तो ये IPO के द्वारा इसका शेयर तो